नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय अनुगति सिद्धांत को जारी रखेंगे और उसके भाग 3 को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊर्जा के समविभाजन का नियम को समझेंगे और उसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऊर्जा के समविभाजन का नियम क्या होता है। क्या आपको पता है कि परमाणु को यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? दोस्तों, परमाणु को यह ऊर्जा उससे अपने संबंधित अणु से मिलती है। ऊर्जा समविभाजन का नियम के अनुसार एक अणु की कुल ऊर्जा अलग अलग स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से विभाजित हो जाती है। दोस्तों, किसी एकल अणु की गतिज ऊर्जा की इक्वेशन होती है एप्सिलॉन टी बराबर 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। अब T ताप पर तापीय साम्य में किसी गैस की औसत ऊर्जा का मान यानी कि एप्सिलॉन टी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अतः समीकरण हो जाएगा एप्सिलॉन टी बराबर ब्रैकेट में 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस ब्रैकेट में 1/2 mvz² बराबर हो जाएगा 3/2 kb इंटू टी। दोस्तों, चूंकि यहाँ कोई वरीय दिशा नहीं है अतः समीकरण कुछ निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। 1/2 mvx² बराबर 1/2 kb इंटू टी। उसी प्रकार y डायरेक्शन में हो जाएगा समीकरण 1/2 mvy² बराबर 1/2 kb इंटू कैपिटल टी। उसी प्रकार z डायरेक्शन में समीकरण कुछ ऐसा होगा 1/2 mvz² बराबर हो जाएगा 1/2 kb इंटू कैपिटल टी। अब दोस्तों, किसी संपूर्ण पिंड की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। अतः दिक् स्थान में गति के लिए स्वतंत्र अणु की 3 स्वतंत्र कोटि होती है। प्रत्येक स्थानांतरीय स्वतंत्रता की एक स्वतंत्र कोटि होती है जिसमें गति के किसी चर का वर्ग सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए आर्गन जैसी एक परमाणुक गैस के अणुओं में केवल स्थानांतरीय स्वतंत्र कोटि होती है, लेकिन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी द्विपरमाणुक यानी कि O2 या N2 जैसी द्विपरमाणुक गैसों के विषय में यह भिन्न होती है। O2 यानी कि ऑक्सीजन के अणु में 3 स्थानांतरीय स्वतंत्र कोटि तो होती ही हैं, पर इनके अतिरिक्त यह अणु अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति भी कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत 2 स्वतंत्र घूर्णन अक्ष 1 एवं 2 दर्शाए गए हैं, जिनके परितः अणु घूर्णन गति कर सकता है। अतः इन अणुओं में प्रत्येक की 2 घूर्णी स्वतंत्र कोटि होती है। इस प्रकार कुल ऊर्जा में स्थानांतरीय ऊर्जा यानी कि एप्सिलॉन टी एवं घूर्णी ऊर्जा एप्सिलॉन आर दोनों का योगदान होता है। तो समीकरण कुछ ऐसा होगा एप्सिलॉन टी प्लस एप्सिलॉन आर बराबर 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz² प्लस 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ ओमेगा 1 एवं ओमेगा 2 क्रमशः अक्षों 1 एवं 2 के परितः कोणीय चाल तथा I1 एवं I2 उनके संगत जड़त्व आघूर्ण को बताता है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि प्रत्येक घूर्णी स्वतंत्र कोटि ऊर्जा में एक पद का योगदान करती है, जिसमें घूर्णी गति के किसी चर का वर्ग सम्मिलित होता है। इस प्रकार कुल ऊर्जा में एक पद एप्सिलॉन भी यानी कि कंपन ऊर्जा का भी होता है। तो दोस्तों, समीकरण कुछ ऐसा होगा एप्सिलॉन भी बराबर 1/2 m ब्रैकेट में dy/dt का होल स्क्वायर प्लस 1/2 ky का स्क्वायर।
जहां K लोलक का बल नियतांक को दर्शाता है एवं Y इसका कंपन निर्देशांक होता है। इस प्रकार दोस्तों कुल ऊर्जा का समीकरण होगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन टी प्लस एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन वी, जहां एप्सिलॉन टी स्थानांतरीय कोटि को दर्शाता है, एप्सिलॉन आर घूर्णी कोटि को बताता है और एप्सिलॉन वी कंपन कोटि को दर्शाता है। इस तरह से दोस्तों हम ऊर्जा के समविभाजन का नियम को पढ़ चुके हैं। आप इसे विस्तार से पढ़ने के लिए आप अपने कक्षा में शिक्षक से चर्चा करें। आइए दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझते हैं, जिसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सबसे पहले हम एक परमाणु गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझेंगे। दोस्तों एक परमाणु गैस के अणु में केवल 3 स्थानांतरीय स्वतंत्र कोटि होती है, अतः इनके एक अणु की T ताप पर औसत ऊर्जा होगी 3/2 × kB × T। इस प्रकार की गैस के 1 मोल की कुल आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों समीकरण U बराबर 3/2 kB × T × Na बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/2 R × T। दोस्तों नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी कि Cv का मान कुछ इस प्रकार होगा, Cv बराबर du/dt यानी कि 3/2 RT। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है Cp - Cv बराबर R, इसीलिए Cp बराबर हो जाएगा 5/2 R। दोस्तों Cp बराबर 5/2 RT मिला है और Cv बराबर 3/2 RT है। अब हम इन दो विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात लेंगे तो हम कुछ ऐसे पाएंगे। समीकरण गामा बराबर Cp/Cv, जिसमें हम Cp और Cv का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 5/2 RT बटे 3/2 RT। इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2। आइए दोस्तों अब हम द्विपरमाणु गैसों का विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझेंगे। दोस्तों जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि द्विपरमाणु अणु की आकृति डंबलाकार होती है और यदि इस आकृति को दृढ़ घूर्णी मानते हैं तो इसकी 5 स्वतंत्र कोटि होती है, जिसमें 3 स्थानांतरीय एवं 2 घूर्णी होती है। तो ऊर्जा समविभाजन के नियम अनुसार द्विपरमाणु गैसों के 1 मोल की ताप T पर कुल आंतरिक ऊर्जा का समीकरण कुछ ऐसा होगा। समीकरण U बराबर 5/2 kB × T × Na बराबर हो जाएगा 5/2 RT। अतः मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं के समीकरण हो जाएगा Cp बराबर 7/2 R और Cv बराबर 5/2 R। दोस्तों अब हम दोनों विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा गामा बराबर Cp/Cv। अब Cp और Cv का मान रखेंगे, अब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 7/5। दोस्तों चित्र में गैस के स्थानांतरीय रूप, घूर्णी रूप और कंपन रूप को दर्शाया गया है। दोस्तों अब जब यदि द्विपरमाणु अणु दृढ़ नहीं है तो इसमें एक अतिरिक्त कंपन रूप भी शामिल होगा। तो इस प्रकार समीकरण हो जाएगा U बराबर ब्रैकेट में 5/2 kB × T प्लस kB × T × Na। इसे हल करेंगे तो आगे हमें मिलेगा 7/2 RT। इस प्रकार Cp का मान हो जाएगा 9/2 R और Cv का मान हो जाएगा 7/2 R। इस प्रकार हम गामा का मान हो जाएगा दोस्तों Cp/Cv यानी कि 9/2 R बटे 7/2 R। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9/7 R। दोस्तों इस प्रकार से हम द्विपरमाणु गैसों का विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ऊर्जा के समविभाजन के नियम को समझा और उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा धारिता में एक परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बहुपरमाणु गैसों का विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझेंगे और उसके बाद माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं इसे भी समझेंगे। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए
कक्षा 11 एनसीईआरटी भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।